हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तरु कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चारों बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन 90वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच किसानों की मौत का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक किसान मंगल सिंह पंजाब का रहने वाला था और 12 फरवरी को सिंघू बॉर्डर पर आया था। बता दें कि किसान लंगर में खाना बनाने का एक काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं। मंगलवार को सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर पगड़ी संभाल जट्टा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अजित सिंह के 140वें जन्मदिन के मौके पर किया गया था। किसान नेताओं ने कहा कि अजित सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा अभियान की शुरुआत की थी और अंग्रेजों के समय में भी काले कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चलाया था। अजीत सिंह की याद में सिंघू बॉर्डर पर पगड़ी संभाल जट्टा कार्यक्रम किया गया और इस दौरान सभी ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश भर में किसानों ने मंगलवार को पगड़ी संभाल जट्टा दिवस मनाया, जिसमें कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई और भिवानी में भी किसानों ने शहीद आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजित सिंह की जयंती पर पगड़ी संभाल कार्यक्रम किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी किसान, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल रहीं, सभी ने अलग अलग तरह की पगड़ी पहनी थी। सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को पगड़ी संभाल जट्टा दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम शहीद आजम भगत सिंह के चाचा की जयंती पर मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान किसान नेताओं ने संबोधित किया और सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, किसान के फसलों को नष्ट करने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। इसके साथ ही राजेवाल ने कृषि कानूनों को लागू करने को लेकर सरकार की नीयत पर भी प्रश्न उठाए। करनाल के मुंडीगढ़ी में किसान आंदोलन के समर्थन में एक किसान ने अपनी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। इस दौरान दूसरे किसानों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कृषि कानूनों से नाराज किसान ने 5 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर विरोध जताया। बीते 90 दिनों से किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाने वाले किसानों का कहना है कि वो नए कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। दरअसल किसानों को यह डर है कि 1 महीने बाद उनकी फसल तैयार होने वाली है, फसल के सही दाम उन्हें नहीं मिलेंगे, जिसके विरोध में उन्होंने फसल को नष्ट करना ही बेहतर समझा है। गोहाना के पुट्ठी गांव में किसानों ने सब्जी का उचित दाम नहीं मिलने से सब्जी की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसानों का कहना है कि गाजर 3 से 5 जबकि गोभी 1 से 4 रुपए किलो तक बिक रही है। उन्हें प्रदेश सरकार की भावांतर भरपाई योजना का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो वहीं किसानों का कहना है कि कभी कभी तो गोभी का कोई भी खरीदार नहीं होता, जिसकी वजह से गायों के लिए गोभी छोड़ दी जाती है। वहीं मार्केट कमेटी की ओर से अधिकारी भी खड़ी फसल का मुआयना करने नहीं आते। किसानों ने कहा कि कई महीने तक इंतजार करना पड़ता है। सब्जियों के इतने कम दाम मिल रहे हैं कि उनकी सब्जियों की लागत भी नहीं मिल पा रही है। अंबाला में किसान ने अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर खड़ी गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया। फसल पर ट्रैक्टर चलाने वाले किसान ने बताया कि कृषि कानूनों पर सरकार उनकी मांग ही नहीं मान रही, इसीलिए उसने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया है।
हालांकि इसकी सूचना जैसे ही भाकियू के उप प्रधान गुलाब सिंह को लगी, वैसे ही वो किसान के खेत में पहुंचे और किसान को समझाया, जिसके बाद किसान ने फसल पर ट्रैक्टर चलाना बंद कर दिया। किसान नेताओं की अपील के बाद भी सोनीपत के सेहरी गांव में किसानों ने गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि गेहूं की फसल को अपने बच्चों की तरह पाला है, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के चलते वो फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो वैसे भी मरे हुए हैं तो फसल का क्या करेंगे, इसीलिए वो खुद ही अपनी फसल नष्ट कर रहे हैं। गौरतलब है कि किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए फसलों को नष्ट किया जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि आंदोलन अपना रास्ता भटक गया है। शुरू में लगता था कि किसान आंदोलन है, मगर अब ये राजनीतिक आंदोलन बन गया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा ने बताया कि विधायक दल की मीटिंग में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि वो बजट सत्र के दौरान सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे। हुड्डा ने कहा कि इस बार सदन में स्पोर्ट्स पॉलिसी, किसानों और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी किसानों के मुद्दे पर चर्चा से नहीं भागी है। सरकार पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि ये सरकार विधायकों और लोगों का विश्वास खो चुकी है। इसी मुद्दे पर करीब 2 दशक के बाद विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि गरीबों के हित में अच्छा बजट आए, लेकिन हमें सरकार से ऐसी उम्मीद ही नहीं है। इस मौके पर हुड्डा ने किसानों से अपनी खड़ी फसल खराब न करने की भी अपील की। आसी के गांव सोरखी में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में इनेलो नेता अभय चौटाला भी पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। सरकार जो तीनों कृषि कानून लाई है वो न सिर्फ किसानों के खिलाफ है, बल्कि आम जनता को भी इससे नुकसान होगा। अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले कई दावे किए थे। कहा गया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन ऐसे कानून लाए गए हैं जिससे पूरे देश का किसान ही परेशान हो गया है। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा और चौटाला ने कभी भी किसानों के लिए भलाई का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आते ही किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई गई, जिसका किसानों को फायदा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। विधायक नैनपाल रावत ने गांव में संत कबीरदास भवन और वाल्मीकि भवन का शिलान्यास किया। इसके साथ ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पार्क और महाराजा सूरजमल नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया। इसके साथ ही भगवान परशुराम धर्मशाला का भी उद्घाटन किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को बीजेपी के आलाकमान नेताओं से मुलाकात की। अनिल विज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की और सूत्रों की माने तो नड्डा और विज के बीच किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई है। वहीं इसके बाद विज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर उनसे भी मुलाकात की और इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विज ने बताया कि उड़ान योजना में सिविल एविएशन का एयरपोर्ट बनाना मंजूर हुआ था। उसके लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए और कनेक्टिविटी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की गई है। और वहीं हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को एक्सटेंशन पर विज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि 2 साल तक डीजीपी काम कर सकता है। अब हरियाणा सरकार तय करेगी कि अगले 2 साल के लिए डीजीपी कौन होगा। पंचकुला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्या मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले का मुख्य आरोपी राम रहीम और आरोपी कृष्णलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। वहीं 2 आरोपी जसवीर सिंह और अवतार सिंह सीबीआई कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश हुए। वहीं आरोपी सबदिल हाजिरी माफी पर रहा।
मंगलवार की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अंतिम ज़रह के मद्देनजर बहस की गई। सीबीआई कोर्ट में करीब 2 घंटों तक चली बहस के बाद यह तय किया गया कि 2 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। करनाल जेल में बंद नवदीप कौर के समर्थन में पंजाब से आम आदमी पार्टी के नेता मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें कोरोना का हवाला देकर नवदीप कौर से मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी विधायक हरपाल चीमा ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी पंजाब की बेटी है और उससे मिलने आए और कोरोना का बहाना बताकर मिलने ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आज देश का किसान कह रहा है कि काले कानून रद्द करो, लेकिन पीएम मोदी को दिख ही नहीं रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में उचाना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में प्रस्तावित और चालू प्रोजेक्ट्स को लेकर समीक्षा बैठक की। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित प्रोजेक्ट्स को निर्धारित अवधि में पूरा करने की बात कही गई। इस दौरान जिन प्रोजेक्ट्स के लिए निर्धारित गांव में जमीन की कमी थी, उनके लिए आस पड़ोस में जमीन की तलाश के लिए भी निर्देश दिए गए। फतेहाबाद में सेना की भर्ती को लेकर कोरोना टेस्ट करवाने वालों के नागरिक अस्पताल में भारी भीड़ देखने को मिली। 26 फरवरी को हिसार में होने वाली सेना की भर्ती को लेकर युवाओं का कोविड टेस्ट अनिवार्य है, जिसके चलते नागरिक अस्पताल में भीड़ देखने को मिली। अस्पताल में आए अभ्यर्थी बिना मास्क के नजर आए, जिस पर नागरिक अस्पताल के कोविड-19 प्रभारी मेजर डॉक्टर शरद तूली ने सभी को कोविड-19 की नियमावली का सख्त पालन करने की हिदायत दी। डॉक्टर शरद तूली ने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन से फिर से केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और यहां भी सैंपलिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। चरखी दादरी के एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन कक्ष में एसडीएम और सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। दरअसल सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ऑपरेशन कक्ष में पहुंची तो वहां उन्हें दादरी के सीएमओ बैठे मिले। बता दें कि ऑपरेशन के दौरान सीएमओ वहां मौजूद थे। पूरे मामले को लेकर जब एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने अस्पताल संचालकों से पूछताछ की तो कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिला, जिसके बाद सीएमओ से निजी अस्पताल आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो अक्सर यहां आते जाते रहते हैं। उपायुक्त राजेश जोगपाल ने बताया कि एक सूचना के आधार पर एसडीएम की टीम गठित कर निजी अस्पताल की जांच करवाई गई थी और एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है और जांच रिपोर्ट चंडीगढ़ मुख्यालय को भेज दी गई है। मेडिकल प्रोटोकॉल के नियमानुसार कार्रवाई का फैसला मुख्यालय ही लेगा। हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश में प्राइमरी स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक के सभी स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा कर दी है। भिवानी में भी कल से कक्षा तीसरी से 5वीं तक के सभी स्कूल खोले जा रहे हैं। फिलहाल सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। इसके लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी दिशा निर्देश और एसओपी भी जारी कर दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी टीएस ग्रेवाल ने बताया कि स्कूल खोलने के दौरान कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों का पालन किया जाएगा। बच्चों को अपने पीने का पानी खुद ही लाना होगा और अगर किसी बच्चे में बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस कक्षा की छुट्टी कर दी जाएगी। इसके साथ ही जो बच्चे ऑनलाइन क्लास चाहते हैं उनके लिए स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। दो दिन तक शांति के बाद मंगलवार को तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। जाखल मंडी पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बराला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के रेट बढ़ने से ही देश में भी रेट बढ़ रहे हैं। देश भर में जनता पर पड़ रही महंगाई की मार के विरोध में कांग्रेस ने अंबाला में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे कांग्रेसी नेताओं ने पदयात्रा निकालकर भी सरकार का विरोध जताया। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और कृषि कानूनों के विरोध में सरकार को घेरते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि 90 दिन से धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए आज ये पदयात्रा निकाली गई है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि वो आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय
सभा करके जनता की आवाज बुलंद करेंगे। गोहाना सब्जी रोड पर सब्जी मंडी में ही पिछले लंबे समय से लकड़ मंडी को लगाया जा रहा है और इसी बीच सब्जी मंडी में लकड़ मंडी के लगने से मंडी में काम करने वाले सब्जी व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी से लकड़ मंडी को शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर सब्जी मंडी के व्यापारी कई बार अधिकारियों और स्थानीय नेताओं से मिलकर ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते अब सब्जी मंडी के व्यापारी हाईकोर्ट में जाने का मन बना चुके हैं। मंडी के आड़तियों की माने तो आने वाले कुछ ही दिनों में इसका समाधान अगर नहीं होता है तो मंडी के व्यापारी हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे। तो वहीं मंडी सचिव का कहना है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को समस्या से रूबरू करा दिया है। सीमांत क्षेत्र के किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार के फैसले के बाद हरियाणा की सीमाओं के साथ लगते अन्य राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेच सकेंगे। सीमांत क्षेत्र के किसानों को फसल बेचने से पहले अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल संबंधी जानकारी दर्ज कराने के बाद इस योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद अब रादौर क्षेत्र के साथ लगते सहारनपुर के किसान रादौर अनाज मंडी में अपनी गेहूं की फसल बेच सकेंगे। इसके लिए अनाज मंडी के आड़तियों ने दुकान पर फसल डालने वाले सीमांत किसानों की सूची मार्केट कमेटी कार्यालय में दी। मार्केट कमेटी रादौर के मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि सहारनपुर के वो किसान जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत है वो सीजन में गेहूं की फसल रादौर अनाज मंडी में बेच सकेंगे। कनेना में अपनी दुकानें बचाने के लिए दुकानदारों का धरना 16वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर एसडीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। 22 फरवरी से रोजाना 5 दुकानदार क्रमिक भूख हड़ताल पर भी बैठ रहे हैं। लघु सचिवालय और उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन का निर्माण शुरू होने से दुकानदारों को उनकी दुकानों के टूटने की संभावना, इसी के चलते बीती 8 फरवरी से ही दुकानदारों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। दुकानदारों की ओर से इसे लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस भी दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई 8 मार्च को होनी है। भारतीय टेलीकॉम सर्विसेज के 24 सदस्य झज्जर जिला में प्रशिक्षण अवधि के तहत पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त जितेंद्र कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रशासन की कार्यशैली से अवगत कराते हुए विस्तार से परीक्षार्थियों को जानकारी दी। लघु सचिवालय सभागार में उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने भारतीय टेलीकॉम सर्विसेज के नवचयनित अधिकारियों से रूबरू होते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने प्रशासनिक अनुभव के साथ परीक्षार्थियों को कहा कि कोई भी काम व्यक्ति विशेष प्रशासनिक स्तर पर अकेला करने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन टीम वर्क के साथ किया गया काम निश्चित तौर पर पूरी टीम को सफलता प्रदान करता है। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध रूप से खनन कर प्रदेश सरकार को राजस्व का चूना लगाए जाने का मामला सामने आया। अवैध रूप से खनन कर अरावली को नुकसान पहुंचाने के कार्य में लिप्त 82 से 85 ट्रांसपोर्टरों ने आर पार गुरुग्राम के नाम से एक सोशल ग्रुप बनाया हुआ है। इस सोशल ग्रुप के जरिए अपने काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जब विभाग ने एक शख्स को पकड़कर पूछताछ शुरू की तो इस ग्रुप का राज खोला। आरटीए विभाग की माने तो ये लोग ग्रुप के जरिए विभाग के वाहनों की मूवमेंट पर नजर रखते थे। इसके लिए इन लोगों ने बाकायदा कुछ लोगों को लगाया हुआ था जो विभाग के वाहनों की लाइव लोकेशन ग्रुप में डाल दिया करते थे, जिससे खनन कर डंपर और ट्रक के ड्राइवर रास्ता बदलकर आसानी से निकल जाया करते थे। जाखल नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान पार्षदों ने एक पक्ष में वोटिंग करते हुए मौजूदा प्रधान सीमा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद अब सीमा नगर पालिका जाखल की प्रधान नहीं रही हैं। इस मौके पर एसडीएम चौहाना नवीन कुमार मौजूद रहे। हालांकि सीमा वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थी। इस बैठक के दौरान बाहर के सीमा समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कहा कि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। पूर्व प्रधान सीमा ने प्रशासन पर अव्यवस्था के आरोप लगाते हुए कहा कि नियमों के अनुसार ये चुनाव नहीं करवाया गया है।
पानीपत के जीटी रोड पर बीते दिनों एक महिला बदहवास स्थिति में घूमती मिली थी, जिसके पास 3 महीने के मृत बच्चे का शव भी था। जिसके बाद महिला को नारी निकेतन करनाल भेज दिया गया था और बच्चे को पानीपत के सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया था। और इस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। मामले में अब हरियाणा न्यूज की मुहिम रंग लाई है। दरअसल खबर देखने के बाद महिला के परिजनों ने पानीपत पुलिस से संपर्क किया। फिलहाल परिजनों ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया। उनका कहना है कि महिला बच्चे के साथ घर से बाहर निकली और किसी तरह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबर देखने के बाद वो पानीपत पुलिस के पास पहुंचे और महिला से मिल पाई हैं। भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस बारे में जानकारी साझा करते हुए ट्रैफिक पुलिस एसएचओ विक्रांत ने बताया कि सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों को पहले ही चेतावनी दी गई थी। उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया। इसके साथ ही अस्थायी आक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों की काफी शिकायतें आ रही थी, जिनके मद्देनजर प्रशासन ने अभियान चलाया। और ट्रैफिक पुलिस एसएचओ का कहना है कि वे समय समय पर ऐसे अभियान चलाते रहते हैं। पलवल के कुसलीपुर गांव में नगर परिषद की जमीन पर सैकड़ों लोगों ने अवैध कब्जे किए थे। इस सिलसिले में नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई परिवार अपना घर न तोड़ने की विनती करते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। जानकारी दे दें कि 2 दिन पहले इस जमीन पर स्थानीय विधायक दीपक मंगला ने पंडित दीनदयाल सामूहिक भवन एवं क्रीड़ा पार्क निर्माण का शिलान्यास किया था। उधर मौके पर मौजूद परिवारों ने बताया कि यहां हर साल कोई जनप्रतिनिधि आते हैं और हर कोई हमें जमीन दिलाने का वादा करता था, लेकिन आज तक हमें सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। कैथल ट्रैफिक पुलिस इन दिनों नियमों को लेकर सख्त नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस ने बीते 2 महीनों में 1500 वाहनों के चालान किए। पुलिस की ओर से पिछले 2 महीने में 75 लाख रुपए के चालान किए गए। पुलिस की ओर से लगभग 221 बुलेट के चालान किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण चालान प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि पिछले 2 महीने में सड़क दुर्घटनाओं में 20% तक की कमी दर्ज की गई है। हरियाणा में गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अब इस मामले में गिरफ्तार कंप्यूटर ऑपरेटर अमित, जिसे इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस अभी भी सभी आरोपियों के साथ पूछताछ कर रही है। इससे पहले एसआईटी ने आरोपी राजेंद्र डांगी को कोर्ट में पेश किया और वहीं एसआईटी ने पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी अमित, राजेंद्र डांगी, सुनील चिटकारा और संजीव को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। फिलहाल आरोपी सुनील चिटकारा 10 दिन के रिमांड पर है। इसके साथ ही कुछ एजेंटों के नाम पुलिस को मिले हैं। अब इन्हें भी पूछताछ में शामिल किया जाएगा। एसआईटी को उम्मीद है कि इस जांच में कई और बड़े खुलासे होंगे। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदेश में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बहादुरगढ़ मेन बाजार से सामने आया, जहां लुटेरों ने बहादुरगढ़ बाजार में मौजूद एक ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। दुकान में घुसकर लुटेरों ने दुकान मालिक पर गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि इस बीच पिस्तौल नहीं चली और दुकानदार की जान बाल बच गई। इस घटना पर आक्रोश जताते हुए सभी दुकानदारों में रोष है। गोहाना जिंद रोड पर खानपुर खुर्द गांव के पास पुलिस को खेतों से एक युवक का शव मिला। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर 4 लोगों पर अपराध और हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। इस मामले में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या पैसों के लेन देन के चलते की गई और वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटना में मोहित नाम के युवक को कुछ युवकों ने पीट कर गंभीर रूप से घायल किया, जिसको इलाज के लिए खानपुर पीजीआई में दाखिल कराया गया है। कुरुक्षेत्र में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक पत्नी का शव नहीं मिला है। कुरुक्षेत्र के खैरी गांव के एक शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और फिर अधजली स्थिति में शव को नहर में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने इस पूरी वारदात में अपने एक सहयोगी की सहायता ली थी। आरोपी पति ने पत्नी के बाद
पुलिस में पत्नी के किसी और के साथ भागने की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन जब कई दिन बीत जाने के बाद भी युवती की जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने पति से सख्ती से पूछताछ की और पूरी वारदात का खुलासा हुआ। यमुनानगर में आपसी विवाद में पति ने पहले पत्नी को आग लगाई, फिर खुद को भी मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले किया। उधर हमले में आरोपी पति की साली भी झुलस गई और अपनी बहन के साथ कमरे में वो मौजूद थी। इस दौरान वारदात के बाद पति की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहीं आग में झुलसी पत्नी और उसकी बहन को भी जगाधरी सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां करनाल में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी। हालांकि इस हादसे में मलिकपुर गांव के 2 लोगों की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाइक पर सवार तीनों लोग काम करने के लिए गांव से राइस मिल में जा रहे थे और उसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के सुरूरपुर इलाके में एक निजी कंपनी में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे कंपनी के कर्मचारी ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना के बाद दमकल विभाग 1 घंटे की देरी के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस थाना के इंचार्ज रामबीर और थाना मुजेस्सर के एसएचओ भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने बताया कि समय रहते सभी कर्मचारी कंपनी से बाहर आ गए थे। साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर अब आपको आवारा पशु नजर नहीं आएंगे। इसके लिए नगर निगम ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुग्राम नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने बताया कि निगम लगातार आवारा पशुओं को पकड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार आवारा पशुओं को न सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि उनके मालिकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा और इतना ही नहीं, उन्हें उनके पशु भी वापस नहीं लौटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बीते 2-3 महीनों में नगर निगम ने लगभग 1000 गायों को पकड़कर उन्हें गौशाला पहुंचाया। उन्होंने ये भी बताया कि गलियों में आवारा कुत्ते की वजह से होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। हरियाणा न्यूज तमाम दर्शकों से एक सवाल पूछ रहा है। सवाल है कि क्या खड़ी फसल को बर्बाद करने से समाधान निकलेगा? हाँ के लिए यस टाइप कीजिए, ना के लिए नो टाइप कीजिए और आपका जो उत्तर है वो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 9999432146। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपके जवाब का इंतजार है, प्रतीक्षा रहता है आपके उत्तर के। नमस्कार।